मैं मोहम्मद इरशाद खान, व्याख्याता, जमशेदपुर कम्युनिटी कॉलेज शिक्षा संकाय, आज आपके समक्ष मेडिवल एजुकेशन सिस्टम या मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था यानी वैसी शिक्षा व्यवस्था जो मध्यकाल में प्रचलित थी। मध्यकाल से तात्पर्य उस काल से है जो इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण कालखंड माना जाता है। सामान्य रूप से इस कालखंड को हम दो भागों में बांटते हैं, एक को दिल्ली सल्तनत और दूसरे को मुग़ल काल के नाम से हम जानते हैं। और इस कालखंड के अंतर्गत कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर लोदी के वंश तक के कालखंड को हम दिल्ली सल्तनत के कालखंड के रूप में देखते हैं, जिसकी शुरुआत 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ हुई थी। और इसमें फिर कई वंशों का योगदान रहा। उसमें मुख्य रूप से गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश आदि का मुख्य योगदान रहा। अंतिम रूप से लोदियों के द्वारा जो सत्ता थी उसका मुग़लों के द्वारा अपहरण किया गया। मुग़लों ने लोदियों को हराकर यहाँ पे एक नई सत्ता कायम की और उस वंश का प्रथम बादशाह बाबर बना। बाबर के द्वारा 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में लोदी शासक इब्राहिम लोदी को हराने के बाद सत्ता का अपहरण हुआ, सत्ता बदली और ये सत्ता जो है मुग़लों के पास आई और मुग़ल राजवंश की शुरुआत हुई। मुग़ल वंश का संस्थापक बाबर को माना जाता है और बाबर के बाद इस वंश में कई एक शासक आए जिन्होंने शासन किया, जिसमें हुमायूं, अकबर, शाहजहाँ, औरंगज़ेब और इस दरमियान एक शासक जो अफ़गान शासक था शेर शाह, उसने भी शासन किया। तो इस रूप से हम देखें तो इस मध्यकाल की शुरुआत जो 1206 ईस्वी से हुई थी, उसका एक ब्रेकअप 1526 ईस्वी में जब पानीपत का प्रथम युद्ध होता है और यहाँ पे मुग़ल वंश की स्थापना होती है, उसके साथ समाप्त होता है। और दूसरा वहाँ से शुरू होकर यानी मुग़ल वंश की स्थापना 1526 में बाबर के द्वारा और औरंगज़ेब के द्वारा जब औरंगज़ेब की मृत्यु होती है 1707 ईस्वी में, तो ये मुख्य मुग़ल बादशाह का अंत माना जाता है। यूँ तो मुग़लों की सत्ता 1857 तक देखने को मिलती है, क्योंकि जब प्रथम विद्रोह हुआ था, जिसे हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जानते हैं, उस समय अंतिम मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र था, जिसे बाद में रंगून भेज दिया गया था और वहीं उनकी मृत्यु हुई थी। इस प्रकार देखा जाए तो कालखंड के हिसाब से मुग़लों का कालखंड जो है वो 1526 से लेकर 1857 तक, लेकिन इसमें मुख्य मुग़ल शासक जो हैं वो बाबर से लेकर औरंगज़ेब तक माने जाते हैं। उनके बाद के शासक को लेटर मुग़ल के नाम से हम जानते हैं, यानी उत्तर मुग़लवर्ती शासक। और सामान्य रूप से इस पूरे कालखंड को हम मध्यकाल या मेडिवल पीरियड के नाम से जानते हैं। इस कालखंड में जो शिक्षा व्यवस्था यहाँ पे प्रचलित हुई, इसे ही हम मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था या मेडिवल एजुकेशन सिस्टम के नाम से जानते हैं। इस एजुकेशन सिस्टम में जो मुख्य एम्स एंड आइडियल्स बताए गए, जो मुख्य उद्देश्य एवं आदर्श बताए गए, वो था ज्ञान का विकास। प्रथम ज्ञान का विकास यानी कि डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज। इस कालखंड में ज्ञान को मुक्ति का मार्ग बताया गया, निजात का माध्यम बताया गया और इस्लाम में यह तक कहा गया कि अगर आपको शिक्षा लेने के लिए चीन तक जाना पड़े तो आप जाइए और वहाँ से भी शिक्षा लीजिए। यानी इस एजुकेशन सिस्टम में शिक्षा को काफ़ी महत्व दिया गया और इसके लिए काफ़ी प्रयास भी किए गए। समय समय पर तत्कालीन बादशाहों ने बहुत सारे मकतब मदरसों का निर्माण कराया और ज्ञान के विकास को काफ़ी अहमियत दी।
नेक्स्ट, इस्लामी संस्कृति का प्रचार प्रसार। इस समय भारत में एक नए कल्चर की, एक नई संस्कृति का जन्म हुआ था जिसको इस्लामी कल्चर या इस्लामी संस्कृति कहा जाता है। और इन लोगों ने एक लंबे समय तक शासन किया और इन्होंने अपनी संस्कृति के प्रचार प्रसार को के लिए शिक्षा को एक माध्यम बनाया। शिक्षा के द्वारा अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार आसानी से किया जा सकता था और इस कारण शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने शिक्षा के द्वारा अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार किया और यह भी इस कालखंड की शिक्षा के एक मुख्य उद्देश्य और आदर्श माने जाते हैं। नेक्स्ट, नैतिक एवं चारित्रिक विकास। इस कालखंड में नैतिक एवं चारित्रिक विकास पर काफ़ी बल दिया गया। इस्लामिक शिक्षा में नैतिकता और चारित्रिकता को काफ़ी अहमियत दी गई। ये कहा गया कि किस प्रकार से लोगों के चरित्र का विकास किया जाए और उसके लिए मुख्य रूप से बहुत लोगों को अनुशासन में रहना पड़ता था और जो मुख्य धार्मिक ग्रंथ हैं वे पढ़ाए जाते थे। उनसे और भी कई एक शेख सादी की रचनाएं, गुलिस्ता, बोस्ता और भी कई एक रचनाएं थी जिसके द्वारा उन्हें नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाता था। फ़कीरों की कहानियाँ भी बताई जाती थी जिससे वो नैतिक रूप से और चारित्रिक रूप से अपने को उत्कृष्ट बनाएं। नेक्स्ट, शासन के प्रति वफादारी। इस कालखंड में शासन के प्रति वफादारी का अपना एक महत्व था। वैसे लोगों को शासन में रखा जाता था या उन्हें ज़्यादा जगह दी जाती थी जो शासन के प्रति वफादार रहें और इसके लिए उन्हें अरबी, फ़ारसी इत्यादि सीखना पड़ता था। अरबी फ़ारसी सीखे लोगों को शासन में ज़्यादा महत्व दिया जाता था। उस समय की राजकीय भाषा भी यही थी, इसलिए सामान्य रूप से सभी लोगों को फ़ारसी आती थी और वे एक तरह से राजकाज की भाषा थी। तो इस कारण से शासन के प्रति वफादारी भी एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य इस कालखंड की शिक्षा व्यवस्था के थे। कला कौशलों का विकास और उसकी शिक्षा। इस कालखंड में कला कौशल का काफ़ी विकास हुआ और उसकी शिक्षा भी हमें देखने को मिलती है, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे शासकों ने इसके लिए काफ़ी प्रयास किए, चाहे वो संगीत कला हो, चाहे वो नृत्य कला हो, चाहे वो स्थापत्य कला हो या चित्रकला हो। शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र हो जो इससे छूटा होगा। आप सभी ने देखा होगा कि इस कालखंड के शासकों ने इस क्षेत्र में काफ़ी प्रयास किए हैं और इसके कई एक नमूने आज भी हमें देखने को मिलते हैं। चाहे वो हुमायूं टॉम्ब हो, चाहे वो ताजमहल हो, चाहे वो कुतुब मीनार हो, चाहे वो जहांगीर का चित्रकला के प्रति प्रेम हो या अन्य शासकों का अपनी कलाओं के प्रति प्रेम। यद्यपि औरंगजेब बहुत ही कट्टर शासक माना जाता था, तथापि उसे वीणा से काफ़ी प्रेम था और वो इसको अपने काल में कई एक इतिहासकारों ने इस पे प्रकाश डाला है। उस कालखंड में कई एक संगीत पे किताबें भी लिखी गई थी। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस कालखंड के शासकों में कला के प्रति काफ़ी प्रेम दिखाई देता है और ये कला कौशल एवं व्यवसाय का विकास और इसकी शिक्षा इस कालखंड की एक महत्वपूर्ण विशेषता है और इस शिक्षा के एक महत्वपूर्ण आदर्श के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति। इस्लाम में पुनर्जन्म में विश्वास नहीं है, यानी कि रीबर्थ का कंसेप्ट नहीं है। इसलिए ऐसा माना गया कि ये शासक जो है वो सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति के प्रति ज़्यादा समर्पित रहते हैं और उनका प्रयास रहता है कि सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति कैसे हो, इसके लिए वे तरह तरह के उपाय किया करते थे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस काल की शिक्षा का एक महत्वपूर्ण मकसद जो है वो सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति भी बताई जाती है। साथ ही साथ इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार भी इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था। इस्लाम धर्म, चूँकि यहाँ पे एक नई संस्कृति आई, नई कल्चर के लोग आए, उनका धर्म अलग था और उन्होंने अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए काफ़ी प्रयास किए और ये मकतब मदरसों में जो शिक्षा दी जाती थी उसमें धार्मिक शिक्षा का भी एक महत्वपूर्ण अंग हुआ करता था। उसमें कुरान, हदीस और भी अन्य जो महत्वपूर्ण किताबें थी उन्हें पढ़ाई जाती थी, उनकी शिक्षा दी जाती थी और ये नैतिक चारित्रिक के साथ धार्मिक शिक्षा का भी समावेश उसमें हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार इस काल में जो हम शिक्षा के आदर्श और उद्देश्य देखते हैं ये इस रूप में हमें देखने को मिलते हैं। धन्यवाद।